हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ प्रैक्टिस सेट फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम्स like UP PGT, TGT, LT grade and UP GIC. So we have started a practice set in which we have 125 questions. So before this we have completed 4 parts of this series. Now in this video also we will continue this practice set. So question number 1 is heterospory and seed habit are often exhibited by a plant possessing. हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट ऑफन किस प्लांट के कौन इनमें से कौन सा प्लांट एग्जिबिट करता है? क्या रखने वाला प्लांट जो है हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट शो करता है? ब्रैक्ट, स्पेथ, पेटियोल या फिर लिग्यूल? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिग्यूल। सबसे पहले इन दो टर्म्स की बात करते हैं, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट। एक्चुअली होता क्या है? हेट्रोस्पोरी मीन्स दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना, ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस करना जिनके जो दो साइज के हों, एक लार्ज और एक स्मॉल। दूसरी चीज स्पोर्स से क्या, हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि भाई प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आती है। नंबर 1 इज गैमेटोफाइट एंड नंबर 2 इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लोइड स्टेज होती है N और स्पोरोफाइट 2N यानी डिप्लॉइड स्टेज होती है। ये अल्टरनेट करती हैं दोनों। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगी। गैमेट तो दो तरह के ही होंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होगा 2N कंडीशन में। ये स्पोरोफाइट जो है वो क्या करेगा? स्पोर्स बनाएगा मियोसिस के डिवीजन से। अब जब ये स्पोर्स बनेंगे ना बेटा, तो ये स्पोर्स अगर एक ही तरह के हैं तो वो कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? और अगर ये स्पोर्स दो तरह के हैं, एक बड़े और एक छोटे, जो मेगा स्पोर्स होंगे और एक होंगे माइक्रो स्पोर्स। मेगा स्पोर्स से क्या होगा? फीमेल डेवलप होंगी, फीमेल गैमेटोफाइट। और माइक्रो स्पोर्स से क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट डेवलप होंगे। बिकॉज स्पोर्स से गैमेटोफाइट डेवलप होने हैं ना, तो यहाँ पर ये कंडीशन शो करते हैं। पहली बात तो टेरिडोफाइट्स। कौन शो करता है? टेरिडोफाइट्स। बिकॉज हम सबसे पहले डिवीजन अगर देखें प्लांट्स का, थैलोफाइटा है, वहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होती। ब्रायोफाइटा में भी ऐसी कंडीशन नहीं होती। ये चीज़ स्टार्ट होती है कहाँ से? टेरिडोफाइटा से। दूसरी चीज़ सीड हैबिट है। टेरिडोफाइट्स में ही क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में ही क्या देखने को मिलता है? और एग्जाम्पल अगर हम देखें, टेरिडोफाइट्स में भी सिलेजिनेला, दो तरह के तो स्पोर्स बन रहे हैं। दूसरी चीज वहां देखने को मिल रही है कि जो मेगा स्पोर है वो किसके अंदर रहेगा? मेगा स्पोर जो है वो रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजियम, और इसको एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट माना जाता है और कहीं ना कहीं सीड हैबिट की स्टार्टिंग मानी जाती है। बिकॉज इसके बाद क्या आएंगे? जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स के बाद क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म में सीड बन जाता है, एंजियोस्पर्म में भी सीड होता है। तो टेरिडोफाइट्स में कहीं ना कहीं ये एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का स्टेप माना जाता है कि ये एक हल्की सी शुरुआत हो गई। क्या चीज़? सीड हैबिट की, सीड डेवलपमेंट की। क्या हुआ? सिर्फ इसमें जो मेगा स्पोर्स है वो रिलीज नहीं होते बाहर, वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर डेवलपमेंट होता है। तो ये स्टार्टिंग मानी जा सकती है किसकी? सीड के डेवलपमेंट की। सो देखने को किस में मिलता है इस तरह के ये दोनों चीजें, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट? दिस अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिलेजिनेला, टेरिडोफाइट्स। और उनमें फिर आपसे वो नहीं पूछा टेरिडोफाइट्स और सिलेजिनेला, नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्रैक्ट होता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो लीफ के पास होती हैं। ब्रैक्ट है या पेटियोल है या स्पेथ है, तो या लीफ के या फ्लावर के पास ये सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्यूल। लिग्यूल एक छोटी सी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है लीफ के बेस पर, ऑन द एडेक्सियल या अपर साइड। लीफ के एडेक्सियल या अपर साइड के बेस पर लीफ के एक छोटी सी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूल बोलते हैं, जो सिलेजिनेला में देखने को मिलती है। और उसी में ये हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट होती है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 4, लिग्यूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरेसिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन। टेरेसिंग क्या होता है बेटा? ये एक इफेक्टिव मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। किस तरह के एरियाज में? डेजर्ट एरियाज में, हिल एरियाज, प्लेन एरियाज या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिल एरियाज में। हिल एरियाज में आप कभी जाते हैं तो देखते हैं ना कि किस तरह से फॉरेस्टिंग की जाती है। वो जो प्लांटेशन करते हैं, प्लांट लगाते हैं, वो इस तरह से लगाते हैं टेरेस के जैसा कर लेते हैं, फ्लैट स्टेप लाइक सीढ़ियों के जैसे प्लेटफॉर्म्स बना लेते हैं स्लोप्स पर, टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को यानी
और रन ऑफ जो पानी बह के जा रहा है उसको स्लो कर देते हैं, वाटर फ्लो को भी, जिससे क्या होता है पानी थोड़ा रिटेन भी करता है, पानी रुका भी रहता है, मिट्टी की जो नमी है वो भी बनी रहती है और मिट्टी का कटाव नहीं होता, सोइल जो है वो इरोड नहीं होती, मिट्टी बहकर नहीं जाती। अगर वो इस तरह से टेरेस लाइक स्ट्रक्चर या स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे तो पानी बहुत तेजी से फ्लो होके जाएगा और ज़्यादा सॉइल अपने साथ लेके जाएगा। सो ये एक तरीका है हिली एरियाज में सॉइल कंजर्वेशन को करने का। सॉइल कंजर्वेशन का एक इफेक्टिव मेथड है। टेरेसिंग एक तरीका है खेती करने का, जो कि कहाँ पर की जाती है, हिली एरियाज में। So the correct answer here will be option 2. Now the next question is how many meiotic divisions are necessary to produce 100 pollen grains? फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। 12th NCERT से आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे। आपको 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगे उसके लिए? 100, 25, 50 और 20। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कैसे? बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास एक दिस इज एंथर और ये हमारे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर। और इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम ये वाला रीजन है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं या फिर कहिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये मियोटिक डिवीजन करती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और वो माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। तो ये मियोटिक डिवीजन से एक से हमने कहा 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप इनटू 4 माइक्रोस्पोर और 4 पोलन ग्रेन, 4 माइक्रोस्पोर या फिर 4 पोलन ग्रेन। तो सीधी सी बात है कि हमें 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 1 मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। तो हमें 100 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिएंगी? हमें 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिएंगी, और 25 ही हमको क्या करने पड़ेंगे? डिवीजन करने पड़ेंगे। बिकॉज एक डिवीजन से हमें कितने मिल जा रहे हैं? 4 मिल जा रहे हैं। तो 25 डिवीजन से हमें कितने मिल जाएंगे? 4 × 100। तो आपको ये क्वेश्चन रिवर्स करके कैसे पूछा जा सकता था कि आपको क्या दे दिया जाए? मियोटिक डिवीजन दे दिए जाए और पोलन ग्रेन पूछ लिया जाए कि इतने मियोटिक डिवीजन हो रहे हैं तो बताइए पोलन ग्रेन कितने बनेंगे। तो जितने मियोटिक डिवीजन हो रहे हैं, सपोज 5 मियोटिक डिवीजन हो रहे हैं, तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको ये दिया जा रहा है कि इतने पोलन ग्रेन बनाने हैं हमको, यहाँ वाला नंबर दे दिया जाए और यहाँ वाला पूछ लिया जाए, तो हम सीधा सा मैथ है उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 100 को हमने किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया। जितने पोलन ग्रेन हमको प्रोड्यूस करने हैं उसको 4 से डिवाइड कर दो। यही कंडीशन अगर आपसे फीमेल के लिए पूछी जाती तो आपको क्या करना था? फीमेल के लिए आप क्या करोगे? फीमेल में एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है, यानी कि एक ही हमारा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर एक से एक ही बनेगा। तो बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक सीड के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, तो वहां आप एक के लिए एक ही काउंट करेंगे। सपोज 100 हमको यहाँ पर सीड, 100 सीड्स के लिए आप कैसे आंसर करोगे? यहाँ पर जो मेगास्पोर है उसके लिए एक मियोटिक डिवीजन एक मेगास्पोर को बनाने के लिए, और जो माइक्रोस्पोर है मीन्स पोलन ग्रेन है, वहां पर आपको एक जितने भी हैं, जितने पोलन ग्रेन आपको बनाने हैं उसका 4 से डिवाइड करके इतने मियोटिक डिवीजन रिक्वायर होंगे। फिर दोनों को आपको ऐड कर देना है, जितने मियोटिक डिवीजन माइक्रोस्पोर डेवलप करने बनाने के लिए और जितने मेगास्पोर, उतने हमें रिक्वायर होंगे। तो वहां पर क्या आंसर होता है? अगर 100 सीड होते हैं यहाँ पोलन ग्रेन के प्लेस पर, 100 + 25 फीमेल गैमेट बनाने के लिए, और आपको यहाँ पर कितने 100 सीड है मीन्स 100 फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए तो 100 ही मियोटिक डिवीजन करने होंगे, और उसके लिए पोलन ग्रेन के लिए उसका 1/4 मीन्स 25 करने होंगे। तो टोटल 125 मियोटिक डिवीजन होते, तब आंसर यहाँ पर। नाउ यहाँ पर किसके लिए पूछा हुआ है? केवल पोलन ग्रेन के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज LDP? इनमें से कौन सा प्लांट LDP है, लॉन्ग डे प्लांट है? प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए कितने टाइम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है? लॉन्ग डे रिक्वायर होते हैं मीन्स 12 घंटे से ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, या 12 घंटे से कम, या फिर उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कितने घंटे उनको सनलाइट मिल रही है। इस बेसिस पर 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स।
सो पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो लॉन्ग डे प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। बोटनी में हम ये एक टॉपिक पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जेंथियम, सोयाबीन, वीट, टोबैको। करेक्ट आंसर हियर विल बी वीट। वीट यानी गेहूं जो है वो किस में आता है, लॉन्ग डे प्लांट में आता है। जेंथियम, सोयाबीन ये सब शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि शॉर्ट डे प्लांट किसको कहेंगे, जो ऐसे प्लांट्स जिनको 12 घंटे से कम की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। और टोबैको जो है वो क्या है, लॉन्ग नाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है इसे। मीन्स इसको भी शॉर्ट डे का मीनिंग क्या है कि उसको सनलाइट कम आवर के लिए चाहिए, इसको लॉन्ग नाइट पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए। मीन्स नाइट इनको लंबी चाहिए और डे शॉर्ट चाहिए इनको प्लांट्स को, जेंथियम, सोयाबीन और टोबैको को। और वीट को क्या है, डे लाइट जो है वो ज़्यादा चाहिए 12 घंटे से। Now the next question is, at which latitude heat gain through insolation approximately equals heat loss through terrestrial radiation? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस लैटिट्यूड पर, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड आप लोग समझते हैं ना कि हमारे ग्लोब पर जो लाइंस ऐसे इक्वेटर के, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, इसके जो पैरेलल है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं और जो इसके इस तरह से परपेंडिकुलर है उनको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर यहाँ आप पोल्स की तरफ जाओगे तो ये डिग्री बढ़ती जाएंगी। अब इन्होंने क्या कहा है, नॉर्थ और साउथ में 22 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, 40 डिग्री, 42.5 डिग्री, 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हीट गेन इंसोलेशन से अप्रोक्सीमेटली हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इक्वल होता है। मीन्स ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा पॉइंट है अर्थ पर जहाँ पर जितना सनलाइट से हीट आती है, जितना सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब होती है उतनी ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू क्या हो जाती है, रेडिएट कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, निकाल दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में भी और साउथ में भी 40 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना हीट गेन होता है उतना ही हीट लॉस होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज। टोमेटो और लेमन में प्लेसेंटेशन कैसा होता है? ऑप्शन 1 इज पैराइटल, ऑप्शन 2 फ्री सेंट्रल, ऑप्शन 3 मार्जिनल एंड ऑप्शन 4 इज एक्साइल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा प्लेसेंटेशन टॉपिक से। प्लेसेंटेशन क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। और यहाँ पर 4 टाइप दिए हुए हैं और टोमेटो और लेमन में पूछा है। मीन्स हमें कितने टाइप का होता है, क्या होता है प्लेसेंटेशन और सबके एग्जाम्पल्स एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन किसको बोलते हैं बेटा, जब कभी हमारे जो प्लांट्स हैं ओवरी होती है जिससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। तो ओवरी के अंदर यानी फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं वो एक टिश्यू के थ्रू अटैच होते हैं ओवरी वॉल से। जिस टिश्यू के थ्रू वो सीड्स या ओव्यूल्स ओवरी की वॉल से अटैच हैं उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा हम ह्यूमन में भी पढ़ते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, फीटस मदर की बॉडी से या यूट्रस से अटैच रहता है। यहाँ पर क्या है, ओव्यूल ओवरी वॉल से जिस टिश्यू के थ्रू जुड़ा हुआ है उसको प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा को और ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, एक्साइल, मार्जिनल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल और सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं प्लेसेंटेशन के। तो फर्स्ट बात करें एक्साइल की। एक्साइल कैसा होता है बेटा, इसमें जो ओवरी है वो मल्टीपल ओव्यूल्स में, मल्टीपल चैम्बर्स में डिवाइड होती है, पार्टीशन हुए रखे रहते हैं। देखो यहाँ पर ओवरी जो है वो चैम्बर्स में डिवाइड है और ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस से अटैच होते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस है उससे ओव्यूल्स क्या है, अटैच है। ये एक्साइल हो गया। और एक्साइल प्लेसेंटेशन हमारा टोमेटो, लेमन, चाइना रोज इनमें देखने को मिलता है। जब आप इन सबको याद करें कि किस तरह का क्या एग्जाम्पल है, हमें ये टर्म्स तो समझ में आ जाती है कि किस तरह के प्लेसेंटेशन में हमारा क्या किस तरह से ओव्यूल्स अरेंज है या पार्टीशन है या नहीं है। बात आती है एग्जाम्पल की याद करने की। तो एग्जाम्पल को मेमोराइज करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कुछ भी ट्रिक बना लीजिए कि जैसे ATLC कुछ भी कर लीजिए, इसका अपने ट्रिक बना लीजिए कि आपको याद रहे कि कौन कौन किसके अंदर आता है। मार्जिनल, मार्जिनल का कैसा होता है, जैसा डायग्राम है उसी से ही आपको एग्जाम्पल इसका तो मेमोराइज हो जाएगा। P इसका मटर होता है एग्जाम्पल। और इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो किसी सिंगल कार्पल की जो दोनों मार्जिन हैं उनके जंक्शन पर रहते हैं। ओव्यूल्स जो हैं किसी सिंगल कार्पल के जो मार्जिन है उनके जंक्शन पर लगे रहते हैं। एग्जाम्पल इसका P हो जाएगा। पैराइटल में नाम, ये भी नाम से समझ में आता है, पेरीफ्री पर, यानी कि यहाँ पर जो ओव्यूल्स अरेंज हैं वो कहाँ पर है, पेरीफ्री में है और कोई चैम्बर, ओवरी जो है वो चैम्बर या कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं है।
इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड पीएम कर सकते हो आप इसका, पीएम साहब यानी कि पैराइटल और मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल। फिर फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ये एक्साइल के जैसा ही है, बस इसमें क्या है, ओवरी जो है वो चैम्बर्स में डिवाइड नहीं है हमारी, प्लेसेंटा जो है वो सेंटर में ही है, और ओवरी यूनिलोकुलर है, जो चैम्बर में डिवाइड नहीं होती उसको यूनिलोकुलर बोलते हैं, ये मल्टीलोकुलर थी हमारी। एग्जाम्पल इसका डाइएंथस और प्रिमरोज, डाइएंथस और प्रिमरोज, इसकी कुछ भी ऐसी ट्रिक बना लीजिए कि हम डीपी लगाने के, डाइएंथस प्रिमरोज डीपी लगाने के लिए फ्री होते हैं अपनी कुछ भी डीपी, तो फ्री सेंट्रल, डाइएंथस और प्रिमरोज। बेसल क्या होता है, बेसल का एग्जांपल हमारा सनफ्लावर हो जाएगा, इसमें हमारे जो ओव्यूल हैं वो बेस पर रहते हैं। नेक्स्ट सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या है हमारा, ये ओवरी वॉल है देखिए, और जो ओवरी है वो लोक्यूल्स में डिवाइड है, सेप्टम हो रखे हैं, और ये ओव्यूल्स हमारे ओवरी वॉल के पास ही लगे हुए हैं सारे। इसका एग्जाम्पल हमारा वाटर लिली और लोटस हो जाएगा। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं, और भी इनके जितने एग्जाम्पल्स आपको किसी बुक में मिले वो एग्जाम्पल्स के साथ इनको टाइप्स को आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा था टोमेटो और लेमन में, तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 4 एक्साइल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिफिक्स्ड मोनोथीकस एंथर्स with 2 microsporangia is characteristic of। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, लेग्यूमिनस पी, और फिर उसके बाद मालवेसी कॉटन, नेक्स्ट सोलेनेसी टोमेटो एंड लिलिएसी यानी अनियन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बेसिफिक्स्ड मोनोथीकस एंथर विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले अभी हम बेसिफिक्स्ड को छोड़ देते हैं, आप मोनोथीकस देखिए, ये इजी टर्म है इसके कंपैरिजन में, इसे बाद में क्लियर करते हैं। मोनोथीकस मीन्स सिंगल लोब, ऐसा एंथर जिसमें एक ही लोब हो, और विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। हम पढ़ते हैं ना, जो जनरली क्या होता है, 2 लोब होते हैं और उनमें दोनों में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है जनरली प्लांट्स में। 2 लोब्स, इसको बोलेंगे डाइथीकस, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ क्या कंडीशन बोल रहे हैं, एंथर्स विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ही लोब है और उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसको बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है, और सिंगल लोब यानी मोनोथीकस है। तो ऐसी कंडीशन किस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये बहुत कॉमन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। लेग्यूमिनोसी में नहीं होता बिकॉज वहाँ 2 लोब्स होते हैं और 4 पोलन चैम्बर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रही हूँ ना मैं, तो उसको पोलन चैम्बर भी बोल सकते हैं। मालवेसी, इसका मालवेसी फैमिली का ही जब हम फैमिलीज पढ़ते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं, और मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस में जब मैं बताती हूँ तब आपको बताती हूँ कि फैमिलीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पढ़ने हैं अच्छे से, कि किसमें स्लेंटिंग ओवरी होती है, किसमें यही हमारा मोनोथीकस एंथर होता है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया वाला, बाइस्पोरेंजिएट। तो ये मालवेसी फैमिली या कॉटन जिसके अंदर आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो बाइस्पोरेंजिएट होता है और मोनोथीकस होता है। सोलेनेसी और टोमेटो में डाइथीकस ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। लिलिएसी और अनियन में डाइथीकस होता है, वर्सेटाइल या फिर बेसिफिक्स्ड एंथर होता है। तो अब हम एक बार इस टर्म को क्लियर करते हैं, बेसिफिक्स्ड का क्या मीनिंग है। हमारा जो एंथर होता है, एंथर के जो 2 लोब है या सिंगल लोब है, जो भी है, मोनोथीकस कंडीशन है, डाइथीकस, उस पर जो ये फिलामेंट होता है, ये पूरा क्या है हमारा, हमारा मेल वाला पार्ट है ना, स्टेमन, तो उसमें ये 2 पार्ट होते हैं, ये फिलामेंट और ये एंथर। तो फिलामेंट एंथर पर किस पोजीशन पर अटैच है, उसके बेसिस पर भी हमारे जो एंथर है, हमारा स्टेमन है, वो कई टाइप के होते हैं, डोर्सीफिक्स्ड, एडनेट, वर्सेटाइल और बेसिफिक्स्ड। सबसे पहले बात करें डोर्सीफिक्स्ड की, इसमें फिलामेंट जो है वो कैसे अटैच रहता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, फिलामेंट एंथर पर डोर्सल साइड में रहता है। सपोज ये हमारा क्या है, एंथर है, तो इसके पीछे की तरफ डोर्सल साइड में हमारा फिलामेंट जुड़ा रहता है, जिससे थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है एंथर, ज्यादा इंक्लाइंड, झुका हुआ। एडनेट में क्या होता है, पूरा का पूरा फिलामेंट जो होता है वो रन्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एंथर। जैसे ये एंथर है हमारा, तो इसकी पूरी लेंथ में हमारा फिलामेंट अटैच रहता है। दूसरा हमारा बेस से टॉप तक। दूसरा है वर्सेटाइल क्या है, यहाँ पर एंथर का जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है ना दोनों लोब के बीच में,
बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे हमारा क्या अटैच रहता है, फिलामेंट अटैच रहता है। इससे क्या होता है, जो एंथर है वो स्विंग कर सकता है या पाइवट कर सकता है फ्रीली बीच वाले कनेक्टिव टिश्यू से। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा लोब है और उसके बीच के कनेक्टिव टिश्यू से ऐसे अटैच है हमारा फिलामेंट, तो ये फ्री रहता है मूव करने के लिए। बेसी फिक्स्ड में क्या होता है, ये भी नाम से हमें टर्म से ही समझ आ रहा है, बेसी मीन्स बेस पर। यहाँ पर क्या होता है, फिलामेंट जो है वो डायरेक्टली अटैच टू द वेरी बेस ऑफ एंथर लोब्स, जो एंथर लोब्स है उनके बेस पे अटैच रहता है, जिससे स्टेबल और इरेक्ट रहता है एंथर की पोजीशन सीधी रहती है। लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस में भी ये इसको हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, बेसी फिक्स्ड पूछा था। तो ये कंडीशन मालवेसी में भी क्या देखने को मिलती है, बेसी फिक्स्ड ही होती है। बेसी फिक्स्ड है, मोनोथिकस है और विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, हैकल ने, डी डुवे, डी व्रीज या फिर पुरकिंजे। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये भी, जब भी हम कहीं लाइसोसोम्स को पढ़ते हैं तो डिस्कवरी भी पढ़ते हैं कि किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी डी डुवे। क्रिश्चियन एक क्या थे, साइंटिस्ट थे हमारे, साइटोलॉजिस्ट थे, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे। 1950s में इन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। बाकी हम साइंटिस्ट की बात करें, लाइसोसोम्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज एक क्वेश्चन फिर इसके बारे में ही है। बाकी टर्म्स की बात करें तो हैकल, अर्नेस्ट हैकल, इनका इकोलॉजी में इन्होंने बहुत सारी टर्म दी है। इकोलॉजी ही टर्म इन्होंने दिया है और फाइलम है प्लांट्स के लिए, सॉरी एनिमल्स के लिए, और डिवीजन प्लांट्स के लिए, ये टर्म भी इन्होंने दी। ह्यूगो डी व्रीज, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया। एंड दूसरा जो हमारा मेंडल का वर्क था उसको रीडिस्कवर किया। पुरकिंजे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था सेल में। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 2 डी डुवे। नाउ द नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं किसकी वजह से, इसके पास कैटालिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पैरासिटिक ऑन न्यूक्लियस, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। करेक्ट आंसर हियर विल बी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं। तो वैसे तो इनका हम फंक्शन देखें तो इनका लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, सेल के अंदर जो भी सेल डेब्रिस है, सेल का वेस्ट है, सेल का कोई ऑर्गेनेल डेड हो गया या कोई भी वेस्ट या कोई फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर आता है जो सेल के लिए हार्मफुल है, उन सब चीज़ों को, बैक्टीरिया वगैरह को ये डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं इसके एंजाइम्स की वजह से। बट कभी कभी किसी मेटाबॉलिक स्ट्रेस की वजह से अगर क्या हो जाता है, सेल डैमेज हो जाती है, तो सेल ये क्या करते हैं, सेल डैमेज होने पर अगर कोई सेल डैमेज हो गई तो उसका कोई प्रॉफिट तो हमारी बॉडी के लिए है नहीं, उसका क्या डिस्ट्रॉय हो जाना ही ठीक है, उसका डिसॉल्व हो जाना ही ठीक है। तो उसको डिग्रेड करने के लिए ये क्या करते हैं, अगर ये इफ दे बर्स्ट ड्यू टू डैमेज और स्ट्रेस, तो ये अपनी सेल को ही क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसको हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं बिकॉज ये अपनी ही सेल को खाने का काम कर रहे हैं। तो अपनी ही सेल को खाना, डाइजेस्ट करना, डिग्रेड करना बिकॉज ऑफ एनी मेटाबॉलिक डैमेज और डिसऑर्डर, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से सेल अगर डेड हो जाती है तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C3 साइकिल फॉर द फिक्सेशन ऑफ every carbon dioxide molecule the reduction and regeneration steps require। रिडक्शन और रीजनरेशन स्टेप्स में कितना मोलिक्यूल रिक्वायर होंगे एटीपी के और NADPH2 के C3 साइकिल में। C3 साइकिल को हमने कल की ही हमारी क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में, तो यहाँ हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बट इतना देख लीजिए कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या है कि कितने एटीपी मोलिक्यूल और कितने NADPH2 चाहिएंगे एवरी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो हमने वो C3 साइकिल पढ़ी थी वो हमने फिक्सेशन पढ़ा था एक कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल का। अगर आपसे यहाँ एवरी के प्लेस पर ये पूछता कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल यूज होते हैं हार्ट क्या करने के लिए, कार्बन ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसमें टोटल कितने चाहिए, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। यहाँ पर केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल और एक साइकिल की बात की है, तो उसमें हमारे टोटल 3 एटीपी और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर वैसे 2 मेंशन नहीं है, बट बाकी ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर तो है ही नहीं। बाकी ऑप्शन में 2 ATP 2 NADPH2 है, तो 2 ATP रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 2 ATP और 3 NADPH2 है, यहाँ पर भी 2 रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 3 ATP और 3 NADPH2 है, 3 नहीं है NADPH2। तो इन सब ऑप्शंस में तो यही करेक्ट जाएगा, बट मोस्ट करेक्ट जो होता है ये तब होता है अगर यहाँ पर 2 और होता। तो 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है रिडक्शन और रीजनरेशन स्टेप में। रिडक्शन में टोटल और रीजनरेशन में दोनों में मिलाकर 3 ATP और
एक एटीपी चाहिए होता है हमें रीजनरेशन में, 2 बाकी रिडक्शन में चाहिए होते हैं, और रिडक्शन के टाइम पर ही 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू। माइकोप्लाज्मा वायरस से डिफर करते हैं, किससे सेंसिटिव होते हैं? शुगर, टेट्रासाइक्लिन, प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड? करेक्ट आंसर हियर विल बी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ये इसके लिए सेंसिटिव है माइकोप्लाज्मा। कौन नहीं है? वायरस नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज माइकोप्लाज्मा किसके साथ रखे गए हैं? बैक्टीरिया के साथ रखे गए हैं किंगडम मोनेरा में। इनके पास क्या होता है? इनके पास अपनी मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। बट वायरस की हम बात करें तो इनके पास खुद की मशीनरी नहीं होती है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। और ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये यही काम करता है। टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं? बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इनके राइबोसोम्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बना पाते। अब माइकोप्लाज्मा के पास तो खुद का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम है, अपने राइबोसोम्स है, तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा। बट वायरस क्या है? इसके पास अपनी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती नहीं है, ये तो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, किसी सेल के अंदर ही जाते हैं तभी बिहेव करते हैं लाइफ की तरह, अदरवाइज ये नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह पड़े हुए हैं। तो ये उस सेल्स, जिस सेल को इन्फेक्ट करते हैं उसकी मशीनरी ही यूज करते हैं, तो इनके खुद के राइबोसोम्स तो होते नहीं है, इसलिए इन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। होस्ट सेल के राइबोसोम को ये यूज करते हैं रेप्लिकेशन और अपनी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए। सो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा पर टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट पड़ेगा, ये सेंसिटिव होती है, और वायरस पर नहीं। Now the next question is water containing cavities in vascular bundles are found in। water containing cavities vascular bundle में, vascular bundle यानी जाइलम फ्लोएम से मिलाकर जो बनाया हमारा, उसमें water containing cavities होती हैं। ये भी बेटा हमारा फैमिलीज का ही समझ लो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लाइसीजीनस कैविटी बोलते हैं, और इनको लाइसीजीनस कैविटी जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं वेस्कुलर बंडल में, वो किस में होती हैं? सनफ्लावर में, मेज में, साइकस में या पाइनस में? यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा मेज हो जाएगा। ये कैविटीज बनती हैं जिनमें वाटर रहता है, और किस किस को मिला के बनती हैं? ये बनती हैं लोअर मोस्ट प्रोटोजाइलम वेसल्स, यानी कि जाइलम के 4 पार्ट होते हैं ना हमारे, वेसल्स, ट्रैकिड्स। जाइलम में 4 तरह की सेल्स होती हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो इनमें से 2, एक तो कौन सी हमारी? वेसल्स, प्रोटोजाइलम की, लोअर मोस्ट प्रोटोजाइलम। जाइलम की 2 कंडीशन होती है ना, प्रोटो और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम की जो वेसल्स हैं वो, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है, ये दोनों मिलकर जब ये डिसइंटीग्रेट होती हैं वेस्कुलर बंडल में, तो क्या बनाती हैं? कैविटीज बनाती हैं। ये दोनों इन दोनों के डिसइंटीग्रेट होने पर कैविटीज बन जाती है जिनमें पानी रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसीजीनस कैविटीज, जो कि मेज का कैरेक्टरिस्टिक, मेज मोनोकोट प्लांट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी सब में नहीं देखने को मिलती, ना ही सनफ्लावर, ना ही साइकस और ना ही पाइनस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ यूजिंग अ प्रीडेटर फॉर कंट्रोलिंग अ पेस्ट इज। वो फिनोमिनन जिसमें हम किसी प्रीडेटर का यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल कंट्रोल या फिर कंफ्यूजन टेक्निक। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बायोलॉजिकल कंट्रोल। बहुत इजी सा क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, एक तरह से समझ लो डेफिनेशन ही इन्होंने पूछी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको बोलते हैं? जिसमें हम किसी प्रीडेटर का, नेचुरल प्रीडेटर का यूज करते हैं किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में या क्रॉप्स में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम उसका प्रीडेटर छोड़ देते हैं, सो दैट वो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखे। और आर्टिफिशियल कंट्रोल कैसा होता है? जिसमें हम किसी पेस्टिसाइड का यूज करते हैं या ट्रैप का यूज करते हैं पेस्ट को खत्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। कंफ्यूजन टेक्निक क्या होती है? इसमें हम फेरोमोन्स या कोई और अट्रैक्टेंट, फेरोमोन्स क्या होते हैं बेटा? एक तरह के केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, एक तरह से ये समझ लो स्मेल करता है दूसरा हमारी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, या एक ही स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, स्मेल करते हैं इसके थ्रू, फेरोमोन्स के थ्रू। ये ऐसे ही इसमें कंफ्यूजन टेक्निक में वो फेरोमेन्स यूज किए जाते हैं या कोई अट्रैक्टेंट, जिससे पेस्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाए और उनकी मेटिंग को डिसरप्ट किया जाता है। इस तरीके से वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई इधर मेरा मेट है, यहाँ नहीं है, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाए और उनकी मेटिंग ना हो, इस तरह उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में मॉडिफिकेशन किया जाता है, जीन्स में फेरबदल की जाती है। जैसे हमने बीटी ब्रिंजल में, बीटी कॉटन में हम करते हैं कि हमने बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से वो टॉक्सिन ले ली, बीटी जीन ले ली,
बीटी जीन ले ली और वो टॉक्सिन बनाएगी उन प्लांट्स में। प्लांट्स में हमने वो जीन इंट्रोड्यूस करा दी जिससे उनमें भी वो बीटी टॉक्सिन बने और जिससे कैटरपिलर किसके, हमारे बटरफ्लाई के मोथ के, वो खाएं उसको तो मर जाएं। यानी कि इस तरह से पेस्ट को कंट्रोल करना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन या मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 1973 इन गढ़वाल हिमालयाज गोपेश्वर नियर अलकनंदा रिवर वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशिएटेड बाय। चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे, जो इस क्वेश्चन में भी दिया है कि 1973 में स्टार्ट हुआ था। गढ़वाल हिमालय या फिर चमोली जो जगह है वहां पर शुरू हुआ था, अलकनंदा रिवर के पास हुआ था। एंड किसके लिए था? ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए था, जिसमें वहां के लोगों ने पेड़ों के पर चिपक जाते थे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। एंड जिसका बहुत रिजल्ट भी देखने को मिला था कि वहां पर पेड़ों के लिए जो वहां के लोकल कम्युनिटी है उनको जो भी अधिकार होते हैं वो सब बहाल कर दिए गए थे एंड पेड़ नहीं काटे गए थे। चंडी प्रसाद है या चांदी प्रसाद भट्ट, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें, इन्होंने पहली बार इनिशिएट किया था, बट सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर फैलाया था सब जगह पर। तो ज्यादातर हम सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम सुनते हैं, बट स्टार्ट करने वाले, इनिशिएट करने वाले ये चांदी प्रसाद भट्ट थे। बाबा आमटे यहाँ नहीं होगा रिलेटेड, विनोबा भावे भी नहीं। इसके अलावा एक नाम और आता है गोरा देवी, जो एक किसान महिला थी, इनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन। यहाँ पर जो फॉर श्योर हमारे ऑप्शंस हैं कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस है कंफर्म, वो तो वाटर वेपर और मीथेन हो गए, बट कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाएगा। ऑक्सीजन भी श्योर शॉट है कि भाई ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ग्रीन हाउस गैस हम किसको बोलते हैं? ऐसी गैसेस जो क्या करती हैं, सन से आने वाली हीट को ट्रैप करके रखती हैं, वापस नहीं जाने देती, और जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये सारी गैसेस तो करती हैं, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, बट कार्बन और ऑक्सीजन नहीं ही करती, बिल्कुल नहीं करती। तो ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर, बट कार्बन मोनोऑक्साइड में डाउट क्यों होता है? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होती, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डायरेक्टली तो ये नहीं करती इस काम को, सन की हीट को ट्रैप करने का, बट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में, बिकॉज ये अदर गैसेस के साथ रिएक्शन करके मीथेन और ट्रोपोस्फियर, ओजोन वगैरह, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है। तो ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। बट ऑक्सीजन किसी भी तरह से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। एटमॉस्फेयर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एसिड रेन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ओजोन एंड डस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कुछ भी हों। ये हमारे सबसे ज्यादा व्हीकल्स से, पेट्रोलियम से, फैक्ट्रीज से, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें ये गैसेस होती हैं, और ये गैसेस क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर में जाकर वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बना लेती हैं। और ये एसिड्स जब रेन होती है, मोस्टली जो फर्स्ट रेन होती है किसी भी सीजन की, बारिश वाले सीजन की सॉरी, तो फर्स्ट रेन में ये सारे बहुत सारे धुल के आ जाते हैं सारे नीचे की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? जो एटमॉस्फेयर में थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो हमारी क्या होती है? एसिड रेन होती है। तो किसकी वजह से हुई? मेनली SO2 एंड NO2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्परेरी बायोलॉजी एज। कंटेम्परेरी बायोलॉजी में Bacillus thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया है वो वाइडली कैसे यूज किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, नो। इंसेक्टिसाइड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है ना। अभी हमने बात की कि मोस्टली बटरफ्लाई और मोथ जो है उसके कैटरपिलर को किल करने का काम करता है। एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, नो। एंड सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, ये भी नहीं होगा। एंजाइम इससे नहीं होता है, इससे टॉक्सिन बनती है, बट वो इंडस्ट्रियल लेवल पर, यहाँ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स उसको हम नहीं कहेंगे। तो बैसिलस थुरेंजियंसिस से क्रिस्टल प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं, या फिर क्राई जीन होती है इनके पास, या क्राई प्रोटीन उससे प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज क्या किया जाता है? इंसेक्ट के गट को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जैसे इंसेक्ट इसको खाता है, वहां पर उसको एल्केलाइन pH मिलती है, जिसमें ये एक्टिव हो जाती है ये टॉक्सिन,
और उसकी जो गट है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, स्वेलिंग हो जाती है और वो फट जाती है, जिससे डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। और इससे बीटी कॉटन फर्स्ट प्रिपेयर की गई थी क्रॉप, एंड बीटी ब्रिंजल और दूसरी क्रॉप्स भी इससे प्रिपेयर की गई हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन लीड्स टू, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? सॉयल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल प्रोटेक्शन, या बोथ 1 and 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। भाई डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटोगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी, बिकॉज पेड़ क्या करते हैं, उनकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को जकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन होगा अगर वो हम काटेंगे तो। एंड ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, सो ये डिक्रीज कर रहे हैं CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फेयर में। और CO2 हमारी ग्लोबल वार्मिंग करती है ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करती है और ये उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी डिफोरेस्टेशन से और सॉइल इरोजन, एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी बोथ 1 and 2। सो गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 15-20 क्वेश्चंस बचते हैं इस सेट के, वो कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।